हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 150 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है, धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांव में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाए, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाए, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भलीभांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजना हमने बनाई है उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहाँ का काम चलाएं। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सके और उनकी भावना के अनुसार वहां पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और भारत के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सके और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आए कि वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए। गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहां की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं, यह उचित नहीं है। स्टॉप।
ये डिक्टेशन आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।